नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में अक्सर एक सवाल उठता है। जयशंकर प्रसाद जी। कई लोग ना उनकी आत्मकथा खोजते रहते हैं, सोचते हैं कि भाई इतने बड़े कवि नाटककार, उन्होंने जरूर अपने जीवन पर कुछ लिखा होगा विस्तार से। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई जयशंकर प्रसाद की कोई आत्मकथा है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है सच में। हाँ। तो हमारे पास आज एक लेख है, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ, एक काव्यात्मक अस्वीकृति। इसी से कुछ जानकारियां मिली हैं। हाँ। और इन्हीं के आधार पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रसाद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी हमें पढ़ने को क्यों नहीं मिलती। ये अपने आप में एक दिलचस्प पहेली है। सही कहा, बिल्कुल। तो चलिए इस साहित्यिक गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं, देखते हैं कि प्रसाद जी की इस तथाकथित आत्मकथा का असली सच क्या है और ये हमें उनके व्यक्तित्व, उनकी कला, इसके बारे में क्या सिखाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से, जो स्रोत हमारे पास है वो क्या कहता है? क्या प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? देखिए, स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है और शायद यहीं से ना सारा भ्रम शुरू होता है और खत्म भी। जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा नाम से कोई गद्य रचना नहीं लिखी है, मतलब कोई किताब, कोई उपन्यास, कोई लंबा लेख, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। ये एक बहुत आम धारणा है पर यह सही नहीं है। उनके नाम से कोई पारंपरिक आत्मकथा आपको नहीं मिलेगी। ओह, तो ये पहली और सबसे जरूरी बात हुई कि वैसी कोई किताब है ही नहीं जैसी लोग अक्सर ढूंढते हैं। जी। लेकिन फिर ये आत्मकथा क्या चीज है, इसके बारे में तो बात होती है। जी। ये कुछ अलग है क्या? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो बारीकी है। जो रचना असल में है वो गद्य नहीं है, वो एक कविता है। हाँ, कविता। और उसका शीर्षक है आत्मकथ्य। यहीं पर शब्दों का अंतर समझना जरूरी है। आत्मकथा मतलब जीवन की पूरी कहानी, आमतौर पर गद्य में। हाँ। जबकि आत्मकथ्य, इसका मतलब हुआ अपने बारे में कुछ कहना। ये ज्यादा छोटा, सांकेतिक और जैसा इस मामले में है, काव्यात्मक भी हो सकता है। तो प्रसाद जी की रचना एक कविता है, कोई जीवन वृतांत वाली मोटी किताब नहीं। ये अंतर तो बहुत बड़ा है। आत्मकथा नहीं आत्मकथ्य और गद्य नहीं कविता। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये कविता चांद पत्रिका में छपी थी। जी हाँ, चांद में। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये कविता आई कहाँ से? मतलब अचानक उन्होंने अपने बारे में कविता क्यों लिखी? वो तो गद्य भी कमाल का लिखते थे। हाँ, इसका भी एक बैकग्राउंड है। स्रोत हमें बताते हैं इसके बारे में। ये कविता बस यूं ही नहीं आ गई थी। हुआ यह कि प्रसाद जी के कुछ करीबी दोस्त थे, मित्र थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया था, गुजारिश की थी कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। अच्छा, दोस्तों ने कहा था? हाँ, जाहिर है वो उनके जीवन के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में विस्तार से जानना चाहते होंगे। प्रसाद जी उस समय साहित्य में इतने ऊंचे मुकाम पर थे, तो लोगों की ये इच्छा स्वाभाविक भी थी। ओहो, तो ये दोस्तों की फरमाइश थी। ये बात तो इसे और भी दिलचस्प बना देती है। आमतौर पर तो लेखक खुश होते हैं ऐसी फरमाइश से कि चलो मौका मिला अपनी बात कहने का। तो फिर प्रसाद जी ने क्या किया? क्या उस कविता में उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ राज खोले, कुछ किस्से सुनाए? नहीं, यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक मोड़ आता है। उन्होंने इस कविता में अपने जीवन की कहानी नहीं सुनाई, बिल्कुल नहीं। तो फिर? बल्कि ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने आत्मकथ्य कविता का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। क्या? हाँ, उन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा न लिखने की इच्छा और उसके कारण बताए। ये कविता असल में आत्मकथा लिखने से एक तरह का इनकार है, विनम्र लेकिन दृढ़, एक काव्यात्मक अस्वीकृति, जैसा कि लेख का शीर्षक भी कहता है। इनकार मतलब दोस्तों ने कहा लिखो और उन्होंने जवाब में कविता लिखकर कहा नहीं लिखूंगा। जी बिल्कुल। एक इतने बड़े लेखक अपनी कहानी बताने से मना कर रहे हैं, ये थोड़ा चौंकाता तो है। स्रोत क्या वजह बताते हैं इसके पीछे? उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ। स्रोत इस पर काफी रोशनी डालते हैं और ये वजह उनके व्यक्तित्व की गहराई दिखाती है। देखिए, प्रसाद जी की मुख्य चिंता ये थी कि उनके जीवन में जो दुख रहे हैं, जो संघर्ष रहे हैं, जो निजी तकलीफें उन्होंने झेली हैं, हाँ, कहीं वो लोगों के बीच उपहास का पात्र ना बन जाए, मजाक का विषय न बन जाए। अच्छा, उन्हें ये डर था। हाँ, शायद उन्हें ये डर था कि अगर उन्होंने अपने मन के घाव कुरेदें तो दुनिया उसे संवेदनशीलता से शायद ना समझे, हो सकता है मजाक बना ले। वो अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को सार्वजनिक तमाशे से बचाना चाहते थे। ये बात तो सोचने वाली है। अपनी निजता, अपने दर्द का सम्मान करना, ये समझना मुश्किल नहीं है, खासकर एक ऐसे कवि के लिए जो शायद शब्दों की ताकत और उनकी चोट दोनों को बहुत गहराई से समझता हो। बिल्कुल। स्रोत में इस कविता को व्यंग्यात्मक रचना भी कहा गया है,
इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो किसी पर व्यंग कर रहे थे, ताना कस रहे थे? या व्यंग्यात्मक का शब्द का अर्थ शायद सीधा ताना कसना नहीं है, ये ज्यादा सूक्ष्म है। मतलब हाँ, संभवतः ये व्यंग्य पूरी आत्मकथा लिखने की परंपरा पर है, या फिर समाज की उस प्रवृत्ति पर जो दूसरों के जीवन की सनसनीखेज या दुखद बातों में ज्यादा रुचि लेती है। अच्छा। हो सकता है ये कोमल सा कटाक्ष हो उस उत्सुकता पर जिसमें अक्सर सहानुभूति कम और कौतूहल ज्यादा होता है। ये दिखाता है कि वो दुनिया के सामने अपनी कहानी रखने के विचार को किस नजर से देख रहे थे। शायद कुछ शक के साथ, कुछ असहजता के साथ। तो ये सिर्फ एक ना नहीं है, बल्कि उस ना के पीछे छिपी सामाजिक और व्यक्तिगत परतों पर एक इशारा भी है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था, इसमें एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी छिपी हो सकती है। राइट। ये बात तो इसे और गहरा बना देती है। मतलब जब दोस्तों ने एक सीधी सादी गद्य आत्मकथा मांगी। हाँ, एक सीधी कहानी। नवप्रसाद जी ने जवाब कविता में दिया, और उस कविता में भी अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि कहानी न सुनाने का कारण बताया, और शायद उस मांग के पीछे की जो दुनियावी उत्सुकता होती है उस पर भी एक कलात्मक टिप्पणी कर दी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, एकदम सही। यस। ये घटना उनकी असाधारण संवेदनशीलता दिखाती है और अपने निजी अनुभवों की गरिमा बनाए रखने की उनकी जो तीव्र इच्छा थी उसे दर्शाती है। वो नहीं चाहते थे कि उनके आंसू, उनके संघर्ष बाजार में बिकें। और यहीं पर एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ। कि उन्होंने ये इनकार गद्य में नहीं किया, हाँ। कविता में किया। क्या बात है। क्या माध्यम का ये चुनाव भी कुछ कहता है? मतलब अपनी बात कहने के लिए उन्होंने कविता को ही क्यों चुना? गद्य में भी तो कह सकते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और श्रोत भी इस पर सोचने को मजबूर करते हैं। कविता का चुनाव महज संयोग नहीं लगता। देखिए, गद्य ज्यादा सीधा होता है, सपाट होता है, तथ्यात्मक होता है, उसमें चीजें ज्यादा खुलकर सामने आ जाती हैं। हाँ, ये तो है। कविता दूसरी तरफ वो ज्यादा सांकेतिक हो सकती है, ध्वनियात्मक हो सकती है, उसमें कई परतें हो सकती हैं। वो आपको भावना का एहसास करा सकती है बिना सब कुछ खोल कर रख दिए। शायद प्रसाद जी को लगा कि कविता उन्हें अपनी बात कहने, अपनी पीड़ा का संकेत देने और फिर भी एक पर्दा बनाए रखने की ज्यादा गुंजाइश देती हैं। मतलब अपनी बात कह भी दी, हाँ, कह भी दी और पूरी तरह उजागर भी नहीं हुए। हाँ, ये एक तरह से अपनी आत्मा को बचाने का तरीका हो सकता है। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। कविता एक ढाल की तरह जो इशारा भी करे और रक्षा भी करे। ये उनके कवि व्यक्तित्व के भी बहुत अनुरूप लगता है। प्रसाद जी छायावादी कवि थे और छायावाद में तो वैसे भी भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति, व्यक्तिनिष्ठता और कभी-कभी एक रहस्यमयता भी दिखती है। निश्चित रूप से। तो उनका ये कदम उस साहित्यिक मिजाज से भी जुड़ता हुआ लगता है। बिल्कुल, ये उनके पूरे कलात्मक नजरिए से मेल खाता है, और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर अनुभव को सीधे सीधे बयान कर देना ही सच्चाई बताने का एकमात्र तरीका है? सही बात। क्या कला, खासकर कविता, सच्चाई को एक अलग, शायद ज्यादा मानवीय स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकती? प्रसाद जी का आत्मकथ्य शायद इसी का एक उदाहरण है। ये एक इनकार जरूर है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली आत्म अभिव्यक्ति भी है। कैसे? ये बताता है कि वो क्या नहीं बताना चाहते, और ऐसा करके वो अपने बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता, उनका स्वाभिमान, उनका अपनी पीड़ा से जो रिश्ता था, वो सब। ये तो सच है। कभी-कभी आप जो नहीं कहते वो आपके कहे हुए शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। तो कुल मिलाकर प्रसाद जी ने आत्मकथा लिखने का जो सामाजिक दबाव था या दोस्तों का जो आग्रह था उसे स्वीकार नहीं किया और अपनी निजता को चुना। हाँ, और ये उस दौर में और भी बड़ी बात रही होगी। आज का दौर देखिए, सोशल मीडिया का युग है। लोग अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल साझा करने को तैयार रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में प्रसाद जी का ये कदम हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आत्म प्रकटीकरण की सीमाएं क्या होनी चाहिए, खासकर जब बात गहरे व्यक्तिगत दुख और संघर्षों की हो। उनका ये निर्णय कलाकार की स्वायत्तता और व्यक्तिगत गरिमा का एक सशक्त उदाहरण है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि एक लेखक या कलाकार का जीवन सिर्फ उसकी रचनाओं के लिए कच्चा माल नहीं होता। उनकी अपनी एक निजी दुनिया भी है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आईं, उन्हें अगर समेटें तो पहली, जयशंकर प्रसाद ने कोई पारंपरिक गद्य आत्मकथा नहीं लिखी। नहीं लिखी। दूसरी,
उन्होंने मित्रों के आग्रह पर आत्मकथ्य नाम की एक कविता लिखी। हाँ, जो चांद पत्रिका में छपी। तीसरी, इस कविता में उन्होंने अपनी जिंदगी बताने के बजाय आत्मकथा लिखने से इनकार कर दिया। जी। और चौथी, इसका मुख्य कारण था उनका ये डर कि उनके निजी दुख और संघर्ष कहीं सार्वजनिक उपहास का विषय न बन जाए। सही कहा। और साथ ही हमने ये भी समझा कि ये कविता महज एक इनकार नहीं थी, बल्कि संभवतः आत्मकथा लिखने की परंपरा और पाठकीय उत्सुकता पर एक सूक्ष्म, थोड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका जवाब देने के लिए गद्य की बजाय कविता का चुनाव करना। ये दिखाता है कि वे कैसे कला को सच्चाई कहने और साथ ही खुद को बचाने एक माध्यम के रूप में देखते थे। ये वाकई एक दिलचस्प साहित्यिक प्रकरण है और ये हमें प्रसाद जी के मन और उनकी कला की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। प्रसाद जी ने अपनी कहानी सीधे कहने से इनकार कर दिया, अपनी पीड़ा को निजी रखा, लेकिन क्या उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनके पात्र, क्या वो अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से उनके अपने जीवन के अनुभवों की, उनके दबे हुए दुखों की झलक नहीं देते? ये सोचने वाली बात है। एक कलाकार सच में अपनी कला को अपने जीवन से पूरी तरह अलग रख सकता है, भले ही वो आत्मकथा लिखने से इनकार कर दे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर प्रसाद जी के पाठक और साहित्य प्रेमी शायद विचार करना चाहें। उनकी रचनाओं को इस नजरिए से दोबारा पढ़ना शायद एक अलग अनुभव दे सकता है। बहुत खूब। ये विचार वाकई हमें उनकी रचनाओं को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है।